आप सभी को नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं? आशा करता हूं ठीक होंगे। कमेंट में बताइएगा आप सभी कैसे हैं। आप लोगों से आज काफी दिन बाद आपकी क्लास हो रही है और क्लास नंबर आपका आज का होगा 22, यानी 22वें नंबर की ये क्लास है। लेक्चर नंबर 22 है। यूनिट 1 हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और यूनिट 1 में आप जानते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिवृत्ति लगा हुआ है। इतने दिन से क्यों नहीं मिला आपसे? मैंने वैसे तो आप लोगों को रीजन बताने का प्रयास किया था अपने टेलीग्राम पर। सभी लोग टेलीग्राम पर मेरे जुड़ जाइएगा और यूट्यूब को भी सभी लोग सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा। विलंब हो सकता है लेकिन धीरे धीरे आपका कोर्स जरूर करवाऊंगा। अभी मेरी सबसे बड़ी समस्या एक तो अभी ये हो गई थी कि मेरे पास जो माइक रहता था वो माइक मेरा खराब हो गया था। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी शायद आपको बताया था। फिर मैंने माइक अमेजोन से ऑर्डर किया और मेरे 8 दिन बाद वो मेरे यहाँ आ रहा था। आया और आने के दिन ही वो पता नहीं किस कारण रिजेक्ट हो गया और मेरे पास तक नहीं पहुंचा। फिर मैंने दूसरे दिन फिर से ऑर्डर किया फ्लिपकार्ट से। फिर उसके बाद मेरे पास माइक आया अभी और अब माइक आ गया है तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लासेस। माइक नहीं होता है तो आसपास की आवाजें आती हैं और लेक्चर की क्वालिटी में प्रॉब्लम आती है, इसलिए हमने नहीं बनाए हैं और थोड़ी सी समस्या आ गई थी। दूसरा, पिछले 2 दिन से माइक तो आ गया था बट मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं ही है, इसलिए आपको डिजिटल पैनल पर नहीं दिख रहा हूँ। इस तरीके से टैबलेट से आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूँ। मेरी समस्या सर्दी की समस्या है, मुझे वायरल सर्दी है और इसको सही कराने के लिए काफी कुछ पैसा वगैरह चाहिए। ठीक है, कुछ दिन में करेंगे, अपना व्यवस्था हो जाएगा। फिलहाल हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपको अपनी जानकारी बता दी कि मैं कैसा हूँ और आप लोग भी बताइएगा कैसे है, पढ़ाई चल रही है आपकी। मैंने इस यूनिट का लगभग कंप्लीट नोट्स बना लिया है और आपको कुछ दिन के अंतर्गत ही 4-5 दिन के अंतर्गत ही यूनिट लगभग हो जाएगी और सभी लेक्चर मिल जाएंगे। तो अब लेक्चर रेगुलर रहेंगे आपके यहाँ से, ध्यान रखिए। और ये आपको शिक्षण हम लोग पढ़ रहे थे उच्च अधिगम, जैसे हम लोगों ने शिक्षण पढ़ लिया है, इसके सभी बिंदु, शिक्षण की विशेषताएं, किशोर वयस्क, ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। शिक्षण प्रभावक तत्व ये सब पढ़ चुके हैं। उच्च अधिगम संस्था में अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति लास्ट 21वें लेक्चर में पढ़ी थी। आज हम लोगों को ऑनलाइन ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों के बारे में पढ़ना है कि ऑफलाइन एजुकेशन कैसा है, उसमें क्या समस्याएं हैं, क्या अच्छाइयां हैं, कौन कौन सी सरकार की नई तकनीकी है, कौन कौन सी सरकार ने ऑनलाइन के लिए अपनी तरफ से कदम उठाए हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। उसमें महत्वपूर्ण स्वयं प्रभा और मूक्स इत्यादि जैसे हैं, तो इनकी भी हम चर्चा करेंगे कि ई विद्या क्या है, ई पाठशाला क्या है, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है, ये सब क्या करते हैं, इसके उद्देश्य क्या है, कैसे ये अपना काम करते हैं, इनके बारे में भी बताएंगे। कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, क्या इसका लाभ रहा है अभी तक, आदि आदि पर चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में ये होगा अपना 22वें नंबर की क्लास में यही कि ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति और इसमें स्वयं प्रभा और मूक्स, ये वाला पोर्शन आज हम कवर करेंगे। इसके बाद इस अगले हम उसमें इसको करेंगे कि शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत आधुनिक आईसीटी आधारित, इन सभी का नोट्स बना लिया है तो ये सब करेंगे। हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धतियों के बारे में कि ऑनलाइन एजुकेशन कैसा है और ऑफलाइन कैसा है। जैसे अभी आप हमसे पढ़ रहे हैं, ये आप ऑनलाइन पद्धति से पढ़ रहे हैं, आप मेरे पास नहीं हैं और न मेरे सामने बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी आप तक ये लेक्चर पहुंच रहा है और उससे आप सीख रहे हैं, आपकी अध्ययन में सुगमता, सरलता और सहयोग हो रहा है। अब देखिए शुरुआत से स्टार्ट करते हैं एकदम, है ना, और एक 45 पेज का नोट्स है आपका। तो इस तरीके से शिक्षा मानव जीवन का आधार है, आप सब जानते हैं, है ना, और यह न केवल व्यक्ति के बौद्धिक विकास के लिए आवश्यक है बल्कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रगति का भी मूलभूत साधन है। यानी कि शिक्षा केवल ऐसा नहीं कि आपको यही बौद्धिक रूप से विकसित बनाती है, आपको यदि सामाजिक रूप से भी बेहतर होना है, अच्छा पैसा भी कमाना है या अच्छे मूल्य भी सीखने हैं, ईमानदार आदि बनना है, उसके लिए भी शिक्षक होना जरूरी है। अब अभी मैं एक जगह गया था, बोला देखो कितना खराब स्वास्थ्य व्यवस्था है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, लाखों लोग, कितनी भीड़ लगी हुई है।
मैंने कहा भाई तो ये किस कारण है? हमने कहा आप ही तो वोट देते हो लाडली बहना योजना के नाम पर, 29 में 29 सीट दे देते हो एमपी में, और फिर कहते हो स्वास्थ्य, तो या तो तुम पैसे ले लो या फिर स्वास्थ्य की व्यवस्था करवा लो सरकार से। सरकार एक जगह कुछ आपका कल्याण करेगी, या तो आपको डायरेक्ट पैसे दे देगी या फिर कल्याण कर देगी। तो वस्तुतः इन सभी के पीछे आती है कि जनता ही अनपढ़ है, वो ही असली मुद्दों को नहीं समझ पा रही है, ना असली नेताओं को समझ पा रही है। समझ में आ रहा, किसी कोई पार्टी की भक्ति कर रहा है तो किसी और की भक्ति कर रहा है। तो यानी कि शिक्षा ही क्या करेगी, आपको राजनीतिक रूप से भी परिपक्व बनाएगी, आर्थिक रूप से बनाएगी, प्रगति का मूलभूत साधन है। शिक्षा की प्रकृति समय के साथ बदलती रहती है, क्यों? क्योंकि जरूरतें बदलती रहती हैं, ऐसे शिक्षा की प्रकृति बदलती रहती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल प्रणाली प्रचलित थी, आप जानते हैं, जहां पर तक्षशिला नालंदा आदि की बात होती थी, जहां गुरु और शिष्य एक साथ रह करके शिक्षा प्राप्त करते थे। आप जानते हैं कि उपनयन संस्कार के वहां हम जाते थे, गुरु हो समीपे गमनम नाम उपनयन जाते थे और अध्ययन करते थे। आधुनिक काल में विद्यालय और विश्वविद्यालय शिक्षा का मुख्य केंद्र बन गए हैं। पहले जहां गुरुकुल शिक्षा के मुख्य केंद्र थे, आज वहीं पर आप देख रहे हैं विद्यालय और विश्वविद्यालय, यानी कि या तो आप शुरुआत स्कूल में पढ़ेंगे या फिर कॉलेज में जाकर के पढ़ेंगे, तो यही बन गए हैं। 21वीं सदी में तकनीकी प्रगति और इंटरनेट क्रांति ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया है। आप ये समझो, इस 21वीं सदी ने तकनीकी प्रगति और इंटरनेट ने इतना दे दिया कि आज सभी तक शिक्षा पहुंच पा रही है। पहले व्यक्ति को कोई चीज करना है तो किताब खरीदना पड़ती थी, फिर कोई ऑफलाइन जाकर के पढ़ो, लेकिन आज आप देखो कि आपके पास में कहां बैठा होऊंगा आपको पता भी नहीं है, और वहां से आपके पास तक ये लेक्चर पहुंच पा रहा है। आपसे हो सकता है 400 किलोमीटर दूर हो, किसी से 200 किलोमीटर दूर होऊंगा, किसी से 600 किलोमीटर, और आप पढ़ पा रहे हैं। मेरा चेहरा भी नहीं दिख रहा है, तब भी मेरी आवाज सुन रहे हैं आप। तो शिक्षा को नया आयाम दिया है। अब केवल शिक्षा कक्ष की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से घर घर पहुंच रही है। कोई भी मेरा यूट्यूब ओपन करे, पढ़े। आज शिक्षा के 2 प्रमुख रूप विद्यमान हो गए हैं, यानी कि 2 वर्गों में बट गई है शिक्षा। एक तो ऑफलाइन शिक्षा और एक ऑनलाइन शिक्षा। जैसे जो आप ले रहे हो पूर्णतः ऑनलाइन शिक्षा है, इसमें ऑफलाइन कुछ भी नहीं है, सब कुछ यहाँ ऑनलाइन ही है। आपको ऑनलाइन नोट्स मिलेगा, ऑनलाइन लेक्चर्स मिलेगा, आप ऑनलाइन वहां अपना प्रश्न पूछेंगे, हम ऑनलाइन ही आपका जवाब देंगे। इस तरीके से सब कुछ चल रहा है। तो ऑफलाइन शिक्षा क्या होती है? पारंपरिक स्वरूप में होती है कि आप आमने सामने शिक्षक के बैठे हैं और वहीं पढ़ रहे हैं, जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी आमने सामने उपस्थित होते हैं। जैसे कि आज भी जो स्कूल होते हैं, बच्चे जाते हैं स्कूल में, बैठते हैं, सभी बच्चे एक साथ बैठे हैं, शिक्षक भी आता है, शिक्षक भी पढ़ाता है, आमने सामने हम लोग क्या करते हैं, बातें होती है। ये अभी भी ऑफलाइन शिक्षा चल रहा है। कॉलेजों में भी अभी कई स्तर पर ऑफलाइन शिक्षा चल रहा है। वहीं उसी के समकालीन ऑनलाइन शिक्षा भी चल रहा है, जैसे डिजिटल और वर्चुअल माध्यमों से चल रहा है, जैसे इंटरनेट के माध्यम से और तकनीकी उपकरणों के माध्यम से चल रहा है। जैसे यूट्यूब से काफी लोग काफी शिक्षा ले रहे हैं, यूट्यूब का सहारा लेकर के। ऐसे ही कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, जैसे मैं विद्यार्थियों को, अपने कुछ विद्यार्थियों को गूगल मीट के माध्यम से पढ़ाता हूं, तो उस पर ले रहे हैं। मेरा खुद का ऐप है जीएन शास्त्री नाम से, मैं उससे पढ़ाता हूं, तो वो भी है अपना। तो इस तरीके से यूट्यूब हुआ, ऑनलाइन और ऐप हुए, गूगल मीट हुआ, जिम मीट हुआ, ये सब ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली है। तो आज के समय में दोनों चल रही थी। ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली भी चल रही है, जो पारंपरिक रूप से थी वो भी पारंपरिक चल रही है, और ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली भी आ गई है, ऑनलाइन भी चल रहा है। अब बात यह है कि ये बहुत जरूरी है कि ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली के क्या लाभ है और ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली के क्या लाभ है, इसकी चुनौतियां क्या है। और यदि आज ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली चल रही है, तो क्या ये केवल प्राइवेट निजी स्तर पर चल रही है या सरकार भी इसके लिए कुछ कर रही है? तो सरकार भी कर रही है। तो सरकार क्या कर रही है, आपसे यही तो जानना चाहता है। ये स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, मूक्स क्या है और इसके लाभ क्या है। आपसे कभी पूछा जाए कि किसी भी चीज के लिए ऑनलाइन अच्छा है या ऑफलाइन अच्छा है, तो आपको उसके क्या ऑनलाइन के लाभ है, क्या ऑफलाइन के लाभ है, इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए।
दोनों की अपनी विशेषताएं हैं और दोनों की सीमाएं भी हैं, यानी कि दोनों की अच्छाइयां भी हैं और दोनों की कुछ हानियां भी हैं। परंतु ऑनलाइन शिक्षा ने विशेषकर कोविड महामारी के बाद शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है और बहुत ही सरल चीजें कर दी हैं। जहां जो कोर्स 40,000 45,000 के कोर्स थे वो आज 15-20,000 तक सिमट गए हैं, 10,000 500 5,000 तक सिमट गए हैं। और ये बहुत अच्छा हुआ, यानी कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से अफोर्डेबल भी बनी है शिक्षा। समझ में आ रहा? तो ये भी है। अब और तो और देखो, आपको निःशुल्क शिक्षा भी मिल पा रही है। और जैसे ऑनलाइन में कई लोग, चूंकि अब काफी लोग आ गए हैं, तो ऑनलाइन शिक्षा में आपको निःशुल्क ही शिक्षा मिल पा रही है। आप लोग पढ़ रहे हैं तो आपको कई जगह से निःशुल्क शिक्षा मिल जाती है, तो ये भी अच्छा हो गया। ऑफलाइन में आप कहीं भी जाओगे तो कहीं कुर्सी पर बैठोगे, उसके कहीं भी रहोगे तो वो वहीं पैसे लेकर के बिठाएगा वो उसकी। और मतलब यहाँ तो थोड़ा सा ये भी है कि चलो कुछ बच्चों से एक बैच पढ़ा करके पैसे ले लिए, दूसरे को एक बैच फ्री बढ़ा दिया ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में तो ऐसा कर भी नहीं सकता है भाई। उसको आपको बिठा लेगा क्लास में तो रेंट लगेगा, लाइट बिल लगेगा, स्टाफ लगेगा, तो लेना मजबूरी ही हो जाता है। ठीक है, तो ऑनलाइन शिक्षा का परिचय देते हैं। अब हम सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन शिक्षा पढ़ देते हैं। नहीं तो रहने दीजिए, ऑफलाइन ही पढ़ते हैं सबसे पहले, फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे। ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली सबसे पढ़ते हैं क्योंकि पारंपरिक सबसे पहले वही थी। तो ऑफलाइन शिक्षा की क्या विशेषताएं हैं और क्या लाभ है जो ऑनलाइन में नहीं है। तो पारंपरिक शिक्षा प्रणाली, यानी कि ऑफलाइन शिक्षा को ही हम पारंपरिक शिक्षा प्रणाली कहते हैं, जहां आप टीचर के सामने बैठ करके पढ़ाई करते हैं। ऑफलाइन शिक्षा प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें छात्र और शिक्षक एक ही स्थान पर आमने सामने उपस्थित होकर के शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। यह शिक्षा का सबसे पुराना और व्यापक स्वरूप है। इसमें विद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय, शिक्षण संस्थान और प्रयोगशालाएं शामिल होती हैं। यानी कि आज भी क्या क्या ऑफलाइन में है, आज भी परंपरागत पद्धति है। ऐसा नहीं पहले से ही जो चली आ रही गुरुकुल पद्धति से कि शिक्षक के सामने बैठ करके आप पढ़ रहे हैं, तो आज भी जैसे विद्यालयों में यही होता है कि आप सामने बैठे होते हैं टीचर के। कॉलेज में भी यही होता है, विश्वविद्यालयों में भी प्रशिक्षण संस्थान जो होते हैं जहां पर आप ट्रेनिंग लेने जाते हैं तो सामने रह के ट्रेनिंग भी ले रहे हैं। और प्रयोगशाला जहां पर कोई आप प्रैक्टिकल कर रहे हैं, कोई आप मान लीजिए वैक्सीन बना रहे हैं आदि आदि ऐसा कुछ कर रहे हैं, तो वो भी हो गया लेबोरेटरी। तो आदि आदि यहाँ पर आज भी ऑफलाइन पद्धति चल रही है। ठीक है, भारत की शिक्षा प्रणाली लंबे समय तक गुरुकुल से विश्वविद्यालय तक इसी मॉडल पर आधारित रही। यानी गुरुकुल में जो परंपरागत मॉडल था कि आमने सामने बैठ करके पढ़ना, वो विश्वविद्यालयों में भी रहा और अभी तक रहा है ना। जैसे मैंने जो अध्ययन किया, आप भी अध्ययन कर रहे होंगे, अभी भी ऑफलाइन में आपने अध्ययन किया होगा। तो ऑफलाइन शिक्षा की विशेषताएं क्या है? आमने सामने संवाद होता है, ये सबसे बड़ी विशेषता है। आमने सामने संवाद होता है, शिक्षक और छात्र प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, एक दूसरे के हाव भाव समझते हैं। एक दूसरे के हाव भाव के साथ ही साथ जब आप सामने मिलते हो तो आपका इमोशनली अटैचमेंट भी होता है टीचर से, भावनात्मक एक जुड़ाव भी होता है। आपको लगता है नहीं ये व्यक्ति सही है, जरूरत का काम भी आएगा आदि आदि। ऑनलाइन में थोड़ा सा आपको भावनात्मक रूप से अपेक्षा कम जुड़ाव कर पाते हैं, अब टीचर को देख ही नहीं पा रहे। जैसे अब आपको मुझे जब सामने देखोगे, मेरी मेहनत करने को देखोगे, सर दिन भर व्यस्त रहते हैं तो आपको शायद गुस्सा नहीं आएगा सर पर। लेकिन ऑनलाइन में आ सकता है कि पता नहीं, एक बार कह दिए कि पढ़ाएंगे, अब नहीं पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में लेक्चर भी नहीं दे रहे हैं डेली। लेकिन व्यवहारिक समस्याएं मेरे जीवन में क्या है, आप वहां से नहीं देख पा रहे हो। लेकिन यदि आप पास रहते तो आप मुझसे मिलने आते, देख भी सकते थे आदि आदि। अनुशासन और समय सीमा, निश्चित समय पर कक्षाएं चलती है तो इसमें एक अनुशासन रहता है और निश्चित समय भी रहता है। भाई इतने बजे क्लास होगी, ऐसी ऐसी क्लास होगी। ये ऑफलाइन का अच्छा रहता है। ऑनलाइन में पता नहीं कब आएगी, समय सीमा का भी कोई नहीं है, ये थोड़ा सा दिक्कत वाला रहता है। अब देख ही रही है जैसे सर ही निश्चित समय पर नहीं दे पा रहे क्लासेस, कभी सुबह दे रहे हैं तो कभी शाम को दे रहे हैं, तो ये होता है। एक दृष्टि से, शिक्षक की दृष्टि से अच्छा भी है, लेकिन स्टूडेंट की दृष्टि से तो गलत ही है क्योंकि नियमित क्लास नहीं मिल पा रही है। सामूहिक वातावरण या सामूहिक गतिविधि, सहपाठियों के साथ बातचीत और कर पाते हैं और सामूहिक गतिविधि कर पाते हैं। जैसे मैं आपसे चाहूं कि आप लोगों को सामूहिक कोई गतिविधि कराऊं तो मैं कहां से बुलाऊंगा, और एक साथ आप एक समय पर आएंगे ये भी समस्या है।
तो सहपाठियों के साथ, तो आप सहपाठियों से नहीं मिल पा रहे हैं, भाई आपके सहपाठी कौन से। हालांकि ऑनलाइन पद्धति के भी वर्गीकरण कर देने चाहिए, जैसे कि जब हम ऑनलाइन गूगल मीटिंग पर पढ़ाते हैं तो वो बहुत अच्छा मॉडल होता है, वहां पर मेरे विद्यार्थी जुड़े होते हैं, जैसे संस्कृत ऑप्शनल वाले और यूजीसी नेट संस्कृत वाले भी। तो अब वहां जुड़ करके हम उससे बात कर पाते हैं, ये सबसे अच्छा होता है, बातें कर पा रहे हैं, परस्पर एक दूसरे से भी स्टूडेंट बात कर पाते हैं। तो ये अच्छा रहता है कि सामूहिक वातावरण, यानी कि और लेकिन ऑफलाइन में तो ये संभव होता है कि सहपाठियों के साथ आप बातचीत और सामूहिक गतिविधि भी कर सकते हो, ये सबसे ज्यादा उसका लाभ है। प्रायोगिक अध्ययन होता है, जैसे कि लैब में आप वहीं पर कर लीजिए, फील्ड वर्क भी कर सकते हैं, यानी कि कहीं जाकर के कुछ चीज देख भी आ सकते हैं, खेल कूद कर सकते हैं। अब ऑनलाइन में खेल कूद कैसे करोगे, ये थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रायोगिक अध्ययन आप वहां पर कर पाते हो ऑफलाइन में, जो कि ऑनलाइन में प्रायोगिक अनुभव सही हो नहीं पाते हैं, प्रायोगिक अध्ययन कम ही हो पाते हैं। अब वहां पर ऑफलाइन में एक चीज समग्र विकास, केवल शैक्षणिक नहीं बल्कि नैतिक विकास, सामाजिक विकास, सांस्कृतिक विकास, अनुशासन, ये सब होता है। जैसे 5 बच्चे हैं, 5 बच्चे अलग अलग धर्म से आते हैं, तो वो कैसे आप देखते हो, ये धर्म वाला खाना कैसे खा रहा है, खाना खाने से पहले कैसे पूजा कर रहा है, या फिर कैसे वस्त्र या परिधान पहन के आ रहा है। तो आपको विविधता का नॉलेज होता है, नैतिकता का, सामाजिक का, सांस्कृतिक आचरणों का, विभिन्न पृष्ठभूमियों का नॉलेज क्लास के अंतर्गत हो जाता है। साथ में रहने से विभिन्न लोगों से विभिन्न अनुभव सीखने को मिलते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये नहीं हो पाता है। ठीक है। मूल्यांकन प्रणाली, परीक्षा और असाइनमेंट का पारंपरिक स्वरूप यहाँ पर आपको मिल जाता है कि आपके सामने बैठ करके परीक्षा हो रही है, मौखिक परीक्षा हो रही है, वहीं आप कुछ असाइनमेंट लिख रहे हैं। तो ये मूल्यांकन भी कुछ मामलों में सामने हो पाता है, प्रत्यक्ष स्वरूप में हो पाता है। तो ये ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा की आपने विशेषताएं देखी कि आमने सामने संवाद होता है, जो ऑनलाइन में कम संभव है, वैसा तो नहीं ही। अनुशासन और समय सीमा होती है, सामूहिक वातावरण होता है, प्रायोगिक अध्ययन होता है, समग्र विकास हो पाता है, यहाँ पर विविधता आ पाती है, मूल्यांकन प्रणाली भी आ पाती है। अब इससे आपका क्वेश्चन कभी भी बन जाएगा कि पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के क्या लाभ हैं, तो ये लाभों के रूप में भी आप इन्हें देख सकते हैं विशेषताओं को। अब लाभ तो आगे है ही। अब देखो इससे लाभ क्या होता है ऑफलाइन का। ऑफलाइन का लाभ होता है मानवीय जुड़ाव, मैंने कहा था इमोशनली अटैचमेंट, भावनात्मक जुड़ाव कहा था मैंने, कि शिक्षक और छात्र का यहाँ संबंध मजबूत होता है, आप शिक्षक को याद रखते हैं, आप बढ़िया से टीचर्स डे पर सर को एक कुछ गिफ्ट ला के दे देते हैं, नहीं तो मिठाई ला के दे देते हैं घर से, आदि आदि। अब ऑनलाइन में आप लोग क्या दे रहे हो, केवल कह दे रहे हो हैप्पी टीचर्स डे, कुछ दिए हो, मजाक कर रहा हूँ। तो मतलब ऑफलाइन होते हो तो घर से कुछ, चलिए सर 2 रोटी लाया हूँ, एक आप भी खा लीजिए, एक मैं खा लेता हूँ, समझ पा रहे हो। आप बढ़िया भजिया बना के ले आओगे, तो ऑनलाइन के नाम, घर से मम्मी आज अच्छा कुछ बना दो सर के लिए, है ना। तो ये सर की मजे रहती है ऑनलाइन ऑफलाइन में। तो मैं भी ऑफलाइन खोलूंगा, मैं भी ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑफलाइन के अलग ही मजे है ना। सर को बढ़िया बढ़िया खाने मिलता रहता है, आगे चलते मजाक कर। अनुशासन और आदत, समय प्रबंधन और अनुशासन विकसित होता है, मतलब वहां पर आप समय से जाते हैं तो समय प्रबंधन और एक अनुशासन विकसित होता है कि आप टाइम से आएंगे, अच्छे कपड़े पहन के आएंगे, बाल कटवा के आए हैं। अब आप मेरे सामने बाल खड़े होकर के पढ़ रहे हो या बिना मुंह धुले पढ़ रहे हो, ये तो आप ही जानो, या सर बिना मुंह धुले पढ़ा रहे हैं या कैसे पढ़ा रहे हैं। तो अनुशासन इधर कुछ नहीं, यहाँ तो केवल पढ़ने का अनुशासन है। सामाजिक सहपाठी सहयोग होता है कि समूह में सीखने से टीम वर्क और सामाजिक भावना आती है। जैसे कि एक बच्चे को कुछ दिक्कत आ गया तो सब लोग उसको मिलकर के सहायता करते हैं, कोई बच्चा गिर गया तो सहायता करते हैं। तो सहपाठियों के सहयोग की भावना आती है, कैसे हमें मिलकर के कार्य करना है। व्यवहारिक अवसर भी मिलते हैं, जैसे प्रयोगशाला में व्यवहार करना, खेल कूद के लिए, कलाओं के लिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, गणेश जी का पर्व चल रहा है, गणेश जी आज, जैसे आज शायद गणेश जी जा रहे हैं तो गणेश जी जा रहे हैं, आदि आदि। प्रेरणा और प्रतियोगिता भी होती है, यानी कि सहपाठियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी होती है ऑफलाइन में,
कि आपके पास है, उन्होंने कहा ये देखो इतना अच्छा बोल रहा, उच्चारण कर रहा, ये इतना अच्छे से बोल रहा है, ये इतना चीज। यहाँ पर आपको पता ही नहीं चल रहा है ऑनलाइन में कौन कितना पढ़ रहा है, सर का लेक्चर कौन कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, यहाँ किसी को कोई दिक्कत ही नहीं है। तो प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा नहीं मिल पा रही है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होती है। यदि आप में यहाँ पर स्वप्रेरणा है और स्वयं का अनुशासन है, तब तो ज्यादा अच्छे से आप कर पाओगे ऑनलाइन में, वरना दिक्कत आ जाएगी। तो यहाँ सहपाठियों के बीच प्रतिस्पर्धा होती है। व्यक्तिगत मार्गदर्शन, यानी शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थियों को समझा सकते हैं कि विद्यार्थी अलग अलग है तो उसे अलग अलग तरीके से समझा सकता है टीचर। लेकिन ऑनलाइन में तो एक ही माध्यम है कि भाई प्रयास करो कि सरल माध्यम से समझा दो, यदि समझ गया तो अच्छा, नहीं समझा तो और अच्छा। यानी कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अलग अलग नहीं किया जा सकता है ऑनलाइन में, लेकिन ऑफलाइन में शिक्षक प्रत्यक्ष रूप से विद्यार्थी को समझा सकते हैं। और हम लोग ऑफलाइन थोड़ा सा अच्छे से समझते हुए चलेंगे तो ऑनलाइन तुरंत समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका विपरीत है भौगोलिक बाधा। अब ऑफलाइन शिक्षा पद्धति की कुछ चुनौतियां भी है जो आप हर जगह लागू नहीं कर सकती। सबसे बड़ी भौगोलिक बाधा, यानी कि ग्रामीण या दूरस्थ क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्कूल कॉलेज की कमी है। तो ये चुनौतियां है कि मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में या वहां ऑफलाइन के लिए इतना संसाधन ही नहीं है, उच्च लागत है। जैसे यदि मान लो, और उच्च लागत भी होती है ऑफलाइन की। प्राइवेट संस्थानों में पढ़ाई महंगी हो गई। जैसे आप आईएएस का ही देख लीजिए, जब आप ही को यूपीएससी ऑफलाइन, मेरी वाली कोचिंग देख लीजिए, यदि आपको संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के लिए ऑफलाइन में पढ़ना है तो आपको 45 से 50,000 फीस देनी पड़ेगी। वहीं आपको ऑनलाइन पढ़ना है तो 15 से 20,000 में आपका काम हो जाएगा। और ये चीज है, तो थोड़ा सा ऑनलाइन ने क्या किया है, लागत कम की है, और ऑफलाइन में लागत अधिक है। और इसका सीधा साधा है, चूंकि टीचर को वहां रेंट, लाइट बिल आदि ये सभी भी पे करने हैं, इस कारण समय और यात्रा की समस्या भी होती है। ऑफलाइन में अब जैसे मान लीजिए क्लासेस लेना जाना है, आपने 45,000 एक तो संस्कृत ऑप्शनल यूपीएससी के लिए मान लीजिए फीस दे दिया। अब आपको सर के रूम पर पढ़ने जाना है या सर के कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाना है, तो वो घर से 20 किलोमीटर दूर है मान के चलिए। अब 20 किलोमीटर जाने में 1 घंटे जाना, 1 घंटे आना, मान लीजिए आधा घंटा ही लगा जाने को, तो आधा घंटा जाना, आधा घंटा आना, 1 घंटा जाने का समय। तो छात्रों को लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, एक समस्या है। लागत ज्यादा लगेगी, लंबी दूरी होगी, भौगोलिक बाधा भी। संसाधनों की असमानता, यानी कि सरकारी स्कूलों में जैसे अभी बुनियादी ढांचे की कमी है, कहीं पर उतनी टेबल्स ही नहीं है। जैसे सरकार सर के यहाँ आ रहे तो 20 ही बच्चों की जगह 15 ही बच्चों की जगह है। तो ये संसाधनों की असमानता होती है। बड़ी कक्षा, यानी कि कई जगह एक कक्षा में 60 से 70 छात्र हैं, जिससे व्यक्तिगत ध्यान कम दिया जाता है। तो ये भी एक समस्या आती है कि मान लीजिए ऑफलाइन बैच में, जैसे मैं देखता हूँ कि कई जगह पर खान सर के जब ऑफलाइन बैच चलते हैं तो 1000 बच्चे बैठे हैं। क्या पढ़ाई होती होगी, समझ में आता होगा? मुझे नहीं लगता है कि इफेक्टिव होती होगी वो पढ़ाई ऑफलाइन की। भाई टीचर को दिख ही नहीं रहे हो आप, ना आपको टीचर दिख रहा है, आप क्लास में भी बैठ करके डिजिटल पैनल पर ही देख रहे हो। मतलब ऑफलाइन बैठ करके भी सर को आपको डिजिटल पैनल लगा है वहां देखना पड़ रहा है, तो उससे अच्छा तो आप ऑनलाइन ही सुन लो, है ना। तो बड़ी कक्षा जगह एक कक्षा, यानी कि एक ससीम कक्षा हो सकती है ऑफलाइन कक्षा, एक सीमित कक्षा हो सकती है। उसमें विद्यार्थी तय हो सकते हैं कि एक विद्यार्थी एक टीचर 30 विद्यार्थियों को संभाल सकता है या 20 विद्यार्थियों को संभाल सकता है, तो उतना ही रह सकता है। तो ऑफलाइन की एक ये भी सीमा है कि यहाँ कक्षा एक सीमित हो सकती है, जबकि ऑनलाइन असीमित हो सकती है। तो वो बात है। अकस्मात बाधाएं भी आ जाती है, जैसे अभी महामारी जैसी परिस्थितियों में शिक्षा पूरी तरह से ठप हो सकती है। और तो ये भी एक समस्या है कि ऑफलाइन ही यदि मात्र एक विकल्प बचने लगे तो महामारी जैसे कोविड आया था तो स्कूल बंद, कॉलेज बंद, सब कुछ फिर समाप्त हो जाएगा। इसलिए ये भी एक इसमें चुनौती है कि अकस्मात और बाधा है। अब ये भी देखो, जैसे ऑनलाइन में ये समस्या नहीं आती है कि बिल्डिंग गिर गया, जैसे अभी राजस्थान में एक स्कूल गिर गया, कुछ बच्चे मर गए, तो ये वाली गलत बात, मतलब ये भी समस्याएं आ सकती है कि बाढ़ आ गया तो भी कोई दिक्कत आ गया, कोई पेड़ टूट के गिर गया, आदि आदि। ये तो संसार, ये सभी चीजें ऑफलाइन की चुनौतियां भी है कि भौगोलिक बाधा, उच्च लागत होती है, जाने आने का समय बर्बाद होता है, अकस्मात कई बाधाएं भी आ सकती हैं, रास्ते में कोई बाधा आ जाए तो ये भी समस्या है ना। कई जगह पर आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं रास्ते में जाते समय, तो वो भी एक समस्या ही है।
अब कुछ हम ऑफलाइन शिक्षा से जुड़े आंकड़े देखते हैं, जिससे आपको ऑफलाइन शिक्षा की स्थिति भारत में मालूम चले। ये आंकड़े जो है 2024-25 यानी लेटेस्ट आंकड़े। यूडीआई ऐसी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2024-25 में भारत में कुछ 15 लाख से अधिक स्कूल संचालित है। यानी अभी ऑफलाइन का अच्छा खासा वेटेज है अपने यहाँ। 15 लाख से अधिक स्कूल संचालित है, समझ पा रहे हो। शिक्षक संख्या भारत में अभी 1 करोड़ से अधिक शिक्षक कार्यरत है, यानी कि 150 करोड़ यदि भारत की जनसंख्या है तो 1 करोड़ शिक्षक है। ठीक है, 1 करोड़ से अधिक शिक्षक कार्यरत है। तो ये भी हो गया ऑफलाइन में। अब देखो ये भी ऑफलाइन की है कि ऑफलाइन में शिक्षक ज्यादा चाहिए होते हैं, ऑनलाइन में कम ही। 1 करोड़ शिक्षक है, यहाँ पर हो सकता है ऑनलाइन में 1 लाख ही शिक्षक पढ़ा दे इतना सारा। तो 1 करोड़ से अधिक शिक्षक कार्यरत है। डिजिटल अवसंरचना 63% स्कूलों में ही कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है, बाकी में नहीं है। ठीक है, तो यानी कि ऑफलाइन में, अब ऑफलाइन में फिर जहां आज के समय में आप ये समझो कि एक स्कूल है जहां पर डिजिटली सब कुछ, कंप्यूटर लैब भी है, डिजिटल पैनल भी है, तो वहां ऑफलाइन विद्यार्थी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। वही दूसरा स्कूल है जहां पर बैठने की तक सुविधा नहीं है, ठीक से चटाई पर बैठा है, वही बोर्ड है। तो ये ऑफलाइन में अभी भी संसाधनों की समस्या हो जाती है। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में केवल 11.6% स्कूलों में ही स्मार्ट क्लास मौजूद है ना। तो मध्य प्रदेश में इतने ही के पास, बाकी है ही नहीं स्मार्ट क्लास। तो बाकी सबको आज भी ऑफलाइन में अच्छी गुणवत्तापूर्ण एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। शहरी बनाम ग्रामीण देख लीजिए आप। शहरी स्कूलों में इंटरनेट की उपलब्धता 69% है, तो वहीं ग्रामीण में 45% है। और देखें तो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो कितना है, तो प्राथमिक स्तर पर 102 है और उच्च शिक्षा के स्तर पर 28% है कि कितने लोग इनरोल कर रहे हैं। तो जो छोटी क्लास वाले हैं वो ज्यादा स्तर पर ऑफलाइन में जाते हैं और बाकी कम जाते हैं। अब देखो ये तो पढ़ लिया हम लोगों ने, यानी कि उच्च शिक्षा वाले कम ही जाते हैं कॉलेज में, इसलिए यहाँ पर देखिए कम है। ये देखा हम लोगों ने क्या, ऑफलाइन शिक्षा का। अब हम लोग देखते हैं ऑनलाइन शिक्षा के बारे में। ऑनलाइन शिक्षा देख लेते हैं। ऑनलाइन शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण और अधिगम गतिविधियां इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के माध्यम से होती है। जैसे स्मार्टफोन हो गया या लैपटॉप हो गया या टैबलेट हो गया। जैसे अभी आप लोग पढ़ रहे हो, वो जो सर पढ़ा रहे हैं, सर मूलतः यहाँ टैबलेट के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं, माध्यम से संपन्न होती है। यहाँ पर शिक्षक और छात्र एक ही स्थान पर भौतिक रूप से उपस्थित नहीं होते हैं, बल्कि जूम के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से या माइक्रोसॉफ्ट टीम के माध्यम से या स्वयं के माध्यम से या दीक्षा के माध्यम आदि से जुड़े होते हैं। ये तो सरकार अपने मतलब ऐसे प्लेटफॉर्म बता रही जो ऑनलाइन या फिर औपचारिक रूप से प्रमाणित रहते हैं। जैसे यूट्यूब हुआ, तो यूट्यूब भी गूगल का ही पार्ट है ना, तो गूगल से प्रमाणित है वो भी। तो यूट्यूब हुआ, तो यहाँ पर आप प्लेटफॉर्म पर के जरिए जुड़ते हैं, यानी कि बीच में एक, यहाँ पर एक विद्यार्थी है, यहाँ पर एक टीचर है, और इन दोनों के बीच में एक ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म है, उसके माध्यम से ये लोग पढ़ रहे हैं। यानी कि उस प्लेटफॉर्म पर टीचर पढ़ा करके लेक्चर डाल रहा है, वो आप पढ़ रहे हैं। जैसे सर लेक्चर बना करके यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं और यूट्यूब से आप देख रहे हैं, तो ये हो गया। अब देखो नवीनतम आंकड़े, भारत का ऑनलाइन शिक्षा बाजार 2025 तक 10 बिलियन से अधिक डॉलर का अनुमान है, जिसकी वृद्धि दर लगभग 20% वार्षिक है। वार्षिक 20% के दर से बढ़ रहा है और 10 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। तो ये बहुत बड़ा बाजार बन गया है धीरे धीरे, और बन रहा है क्या, डिजिटल एजुकेशन, है ना। 2025 से 2019 के बीच यह क्षेत्र 8.53 बिलियन और बढ़ेगा, जिससे कि CAGR 29% होगी। ठीक है, समग्र वृद्धि दर 29% होगी। भारत में जून 2025 तक 979 मिलियन ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिनमें से 927 मिलियन वायरलेस कनेक्शन के जरिए इंटरनेट उपयोग करते हैं। तो मतलब काफी अच्छे स्तर पर ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है। औसत मासिक डेटा उपयोग
प्रति उपभोक्ता पर 27.5 GB है, जो कि वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक, यानी कि हम लोग औसत डाटा 27 GB महीने में उपयोग कर रहे हैं औसत रूप से। तो ये हम देख रहे हैं कि ये आंकड़े दिखाते हैं कि धीरे धीरे ऑनलाइन एजुकेशन सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, और ऑनलाइन एजुकेशन चूंकि अफोर्डेबल है, सबसे बड़ी बात इसलिए बढ़ रहा है, और समय की बचत है, पैसे की बचत है, और आसानी से सरल भाषा में अच्छी अच्छी क्वालिटी के टीचर मिल पा रहे हैं। एक अच्छा नहीं है तो दूसरे के पास चले जाओ, दूसरा अच्छा नहीं है तो तीसरे के पास चले जाओ, ये विकल्प यहाँ पर मौजूद है। ऑनलाइन शिक्षा की विशेषताएं क्या है? डिजिटल आधारित अधिगम होता है, इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर निर्भर है ये शिक्षा, कि इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर। ये भी यही देख लीजिए, जैसे आपके सर का माइक सही नहीं था, क्लास नहीं हो पाई, लाइट नहीं है इसलिए डिजिटल बोर्ड पर नहीं हो पा रही है। तो अब देखो सर को भी, अब देख रहे हो डिजिटल पैनल रखा क्लास के लिए कि लाइट होगी तो डिजिटल पैनल पर पढ़ाएंगे, लाइट नहीं होगी तो टैबलेट पर पढ़ाएंगे। अब इन सबके बीच माइक चाहिए, माइक, अब माइक क्या होता है? माइक आसानी से थोड़ी आता है, इसके लिए पैसे लगते हैं, तो माइक चाहिए। यानी कि ये सब ऑनलाइन उपकरणों, इलेक्ट्रिसिटी पर निर्भर करती है, यानी कि इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी और ऑनलाइन उपकरण, ये तीन चीजें होनी चाहिए टीचर के पास, तभी वो पढ़ा सकता है। इसलिए आज भी कई लोग नहीं ऑनलाइन में आ पा रहे हैं इतने आसानी से, क्योंकि भाई इसके लिए भी तो चाहिए। जैसे मेरे पास पूरा सेटअप यदि आप लोगों को मैं बता दूं तो लगभग 4 से 5 लाख का सेटअप होगा, सब चीजें मिला दो, टैबलेट, मेरा मोबाइल, मेरा डिजिटल पैनल, मेरे माइक्स, मेरे सब चीजें, स्टैंड वगैरह, दुनिया भर की चीजें मिला करके 4-5 लाख का सिस्टम है। तो अब इतना सिस्टम बनाना भी तो आसान नहीं है, कैसे बना पाओगे इतना, है ना? तो लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ाई संभव है, ये सबसे अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी है, लचीलापन है इस शिक्षा में, ठीक है। और आपको भी पढ़ने के लिए ऐसा नहीं है डिजिटल आधारित अधिगम, तो आपको भी इंटरनेट चाहिए, आपको भी पढ़ने के लिए मोबाइल चाहिए, तो आपको भी थोड़ा सा चाहिए जी। रिकॉर्डेड लेक्चर, विद्यार्थी क्लास को 2 बार देख सकते हैं, और ये सबसे अच्छा है कि जैसे मान लीजिए एक बार में समझ नहीं आया, आप दोबारा देख लो, एक बार में नोट्स बना पाया, दोबारा देख करके बना लो, तो ये अच्छा है। रिकॉर्डेड लेक्चर जो मिलते हैं ये बहुत अच्छा, आप तो यूट्यूब पर 15 बार देखो तो भी अच्छा है, बाद में रिवीजन भी करो तो भी अच्छा है। ई लर्निंग या संसाधन, ई बुक, पीडीएफ, ऑडियो वीडियो, इंटरएक्टिव क्विज, ये सब कुछ ई लर्निंग संसाधन है, जिसके माध्यम से आपके ई बुक के माध्यम से आपको डाटा मिल गया, पीडीएफ के माध्यम से। अब आप देखो, जो किताब आपको 500 से 700 1000 में खरीदनी पड़ रही थी, वो आपको ऐसे ही फ्री मिल गई पीडीएफ। अब उसको आप अपना नोट्स में बना लीजिए रफ पर, तो आदि आदि। ऐसे ही आपको इंटरएक्टिव कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर, तो कोई के लिए ऑफलाइन आपको परीक्षा देने भी नहीं आ रहा पड़ रहा है, तो मूल्यांकन भी हो गया। अब क्या है? वर्चुअल इंटरेक्शन, आप वर्चुअल इंटरेक्शन यानी कि टीचर से बात भी कर सकते हैं, इसमें ये भी अच्छा है, जैसे चैट के माध्यम से, पोल के माध्यम से, प्रश्नोत्तरी के माध्यम से कर सकते हैं। और फिर जैसे मेरे विद्यार्थी जो होते हैं बैच ज्वाइन करते हैं, कॉल के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से, अधिकतर ये 2 ऑप्शन रहते हैं, तो ये अच्छा रहता है। व्यक्तिगत यहाँ पर एक चीज और है, ऑफलाइन क्लास में आपको टीचर के अकॉर्डिंग चलना है, लेकिन ऑनलाइन में आप व्यक्तिगत गति से भी सीख सकते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार अध्ययन कर सकते हैं, जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, 1 की स्पीड में चलते हैं, कोई 1.25 चलते हैं, कोई 150 में चलते हैं, कोई मतलब स्पीड बढ़ा लेते हैं आप वीडियो का। जैसे हमेशा मैं दुगनी स्पीड में किसी का लेक्चर सुनता हूँ, कुछ लोग सामान्य स्पीड में सुनते हैं, कुछ लोग 1.5 गुनी स्पीड में सुनते हैं, कुछ लोग सामान्य स्पीड रखते हैं कि भाई चलिए अच्छे से समझ लेते हैं, नोट्स भी बनाते जाते हैं। तो ये यानी कि आप व्यक्तिगत गति से सीख सकते हैं, ये यहाँ पर लाभ है, जो कि ऑफलाइन में नहीं है। टीचर जैसा पढ़ाएगा वो, आप व्यक्तिगत तरीके से समय डिसाइड कर सकते हैं, आपको पढ़ना है, आपको सुबह पढ़ने मन लग रहा है सुबह वीडियो देख लीजिए, रात को लग रहा है रात को देख लीजिए, 2 दिन का आपको दिक्कत है, कहीं जाना है अर्जेंट, तो ठीक है 2 दिन मत पढ़िए, 2 दिन बाद पढ़ लीजिए। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए फ्लेक्सिबल है ना, व्यक्तिगत रूप से। और बहुभाषी शिक्षा है यहाँ पर, जैसे आप हिंदी में सीखिए या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में सामग्री भी उपलब्ध है यहाँ पर। जैसे जो सरकार के पोर्टल है उसमें क्षेत्रीय भाषाओं में भी कई जगह पर है, ठीक है, और सामान्य वैसे भी भाषा में है।
तो ये आप देख रहे हैं, जैसे YouTube ने भी ये कर दिया कि आप मेरा लेक्चर इंग्लिश में सुनना चाहे तो इंग्लिश में कर दीजिए, हालांकि थोड़ा सा वो AI जनरेटेड लैंग्वेज है इंग्लिश, तो वैसा लगता है, लेकिन आप कर सकते हैं, वो भी है। तो बहुभाषी शिक्षा भी यहाँ पर मिल सकती है। और मैं ही थोड़ी ना अकेले पढ़ाने वाला हूँ, कई और हैं, कुछ इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी में पढ़ा रहे हैं। तो ये है ऑनलाइन शिक्षा के लाभ क्या है। भौगोलिक सीमाओं से मुक्ति है, तो ये हम देख रहे थे, ये क्या है, थोड़ी सी विशेषताएं हो गई। अब लाभ देखो, भौगोलिक सीमाओं से मुक्ति मिल गई है, आप कहीं भी कभी भी कैसे भी पढ़ो, कहीं भी, यानी कि आप कहीं भी बैठे रहो, जैसे कोई यूपी में बैठा होगा तो कोई राजस्थान में, तो कोई बिहार में, तो कोई महाराष्ट्र में, कभी भी पढ़ो, सुबह पढ़ो, शाम पढ़ो, रात्रि पढ़ो, कभी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, बिना नहाए पढ़ो, नहा के पढ़ो, मुंह धुले पढ़ो, पार्लर करके पढ़ो, कुछ भी पढ़ो। ग्रामीण क्षेत्र के छात्र भी बेसिक संस्थानों तक पहुंच पाते हैं इससे, यानी कि आप जैसे आप सर भोपाल से पढ़ा रहे हैं आपको, लेकिन आप कहीं भी गांव में भी बैठ करके हो सकता है पढ़ रहे हो। समय व लागत की बचत भी हो गई है, यहाँ पर ना समय लग रहा है आपको, बस भाई 30 मिनट का लेक्चर है तो 30 मिनट तो लगना है, वरना आपको 30 मिनट की क्लास के लिए 1 घंटे जाना आना और फिर पढ़ना। यात्रा की आवश्यकता नहीं है, पारंपरिक शिक्षा की तुलना में कम खर्चीली भी है। असीमित संसाधन है, यानी इंटरनेट पर लाखों ई बुक्स हैं, व्याख्यान भी पड़े हैं, कोर्स भी उपलब्ध है। असीमित संसाधन है, आपको किसी ना किसी की पद्धति मेथड तो आएगा समझाना समझ में, तो जिसका आ रहा है उसका पढ़ लो, ये है। तकनीकी कौशल और विकास, यानी विद्यार्थी डिजिटल साक्षर बनते हैं, यहाँ पर डिजिटल रूप से बढ़ करके आप ये भी सीखते हो, यानी कि तकनीकी कौशल साथ में मिल रहा है, आपको मोबाइल चलाना आ रहा है, टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो रहा है। अब जैसे सर को ही पढ़ा रहा है, सर लेक्चर रिकॉर्डेड कर रहे हैं, हम रिकॉर्डिंग करने के बाद ये हम अपलोड करेंगे, अपलोड के बाद ऐप में अपलोड करेंगे, यूट्यूब पर अपलोड करेंगे, तो ये सब डिजिटल रूप से हो रहे हैं। जैसे सर नहीं, अब पुराना टीचर होगा उसको ऑनलाइन का इतना नॉलेज नहीं रहेगा, लेकिन सर को ऐप कैसे मैनेज करना है, एडिटिंग कैसे करनी है, एडवर्टाइजमेंट कैसे करनी है, मार्केटिंग कैसे करनी है, डिजिटल पैनल कैसे चलाना है, ये सब कुछ सीखना पड़ रहा है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आप एक कौशल ही तो अर्जित कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को भी करना पड़ेगा। समान अवसर, यानी कि दिव्यांग भी सुन सकता है, कार्यरत जो कोई वर्क कर रहा है, कार्यरत विद्यार्थी भी आसानी से शिक्षा ले सकते हैं। पहले ये दिक्कत थी कि कोई व्यक्ति यदि नौकरी कर रहा है तो वो कैसे ऑफलाइन जाकर के पढ़े, आजकल वो ऑनलाइन ले, जैसे अधिकतर जो संस्कृत ऑप्शनल में विद्यार्थी आते हैं वो जॉब करने वाले आते हैं, वो ऑनलाइन कक्षा लेते हैं और पढ़ते हैं। वैश्विक नेटवर्क में विदेशों के प्रोफेसरों और छात्रों से संपर्क आप कर सकते हो, ये भी अच्छा है कि जैसे आपको विदेशों के प्रोफेसर से ऑनलाइन आप पढ़ सकते हो, छात्रों से भी संपर्क कर सकते हो, आप ऐसा ग्रुप बना लें और ग्रुपिंग करके ऐसे आप कर सकते हो। सरकारी सहयोग भी यहाँ पर आपको मिल रहा है ऑनलाइन के लिए, जैसे स्वयं पोर्टल के माध्यम से आपको सहयोग मिल रहा है पढ़ने के लिए, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से, ई पाठशाला पोर्टल के माध्यम से, ई विद्या पोर्टल के नाम से, है ना, और प्लेटफॉर्म मुक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब क्या करें, मुक्त शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं कि भाई कोई भी पढ़ो, संसाधन प्राप्त करो, आसानी से पढ़ो, तो ये भी हो रहा है। तो ये आपको लाभ है इसका। अब ऑनलाइन शिक्षा की कुछ हानियां भी हैं, ऐसा नहीं केवल लाभ है। ऑनलाइन शिक्षा की चुनौतियां हानियां, डिजिटल विभाजन है, यानी कि भारत में अभी भी केवल 65% घरों में ही इंटरनेट है, यानी कि 35% बच्चे अभी भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो उनके पास नेट ही नहीं है। क्योंकि ग्रामीण घरों में इंटरनेट की पहुंच 71% है, जबकि शहरों में 87% है, तो गांव और शहर में अभी भी काफी अंतर है। ST SC जो समुदाय के में यह पहुंच और भी कम है, यानी कि ST ग्रामीण के पास केवल 67% है। ठीक है, तकनीकी बाधाएं भी है, बिजली कटौती, बिजली कट गया, बीच में लाइव क्लास आपकी चलती रुक गया, सर का भी लाइव क्लास रुक गया, नेटवर्क का समस्या आ गया तो क्लास नहीं हो पा रहा है, या फिर डिवाइस ही खराब हो गया तो भी नहीं आ पा रहा है। जैसे सर की क्लास हमने कई बार देखी डिजिटल रूप से चल रही होती, लाइव कट गया, खत्म हो गया, तो ये सब समस्या आ जाती। मानवीय संवाद की कमी भी होती है, जैसे सामाजिक और भावनात्मक जुड़ाव नहीं हो पाता है, आप मुझसे बात ही नहीं कर पा रहे हो, आपको पता ही नहीं है सर का क्या है, आपको तो सर जब लेक्चर में दिखते हैं तो हंसते खेलते या मतलब अच्छे से दिखते हैं। अनुशासन की समस्या है कि घर पर ध्यान केंद्रित करना कठिन है, मतलब घर पर आप पढ़ाई पर फोकस कर पाओ थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है। कारण क्या है, आपको सेम मोटिवेशन चाहिए, तो छोटे बच्चे इतना नहीं कर पाते, बड़े जो समझ रहे हैं वो तो ठीक है कर लेते हैं, लेकिन ऑफलाइन में ऐसा होता है, जाना है तब घर में से कोई बीच में नहीं बुला सकता है। यहाँ पर क्या होगा, घर में आप ऑनलाइन क्लास सुन रहे, पिताजी आ गया, माता जी अरे थोड़ा इधर आओ फिर देख लेना,
समझ में आ रहा, ऑफलाइन में तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो ये भी है। स्वास्थ्य संबंधी खतरे, यानी कि स्क्रीन टाइम से आंखों पर मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है। जैसे सर की आंखों में चश्मा लग गया, उसका मूल कारण यही है कि सर ने ऑनलाइन टैबलेट देख करके पिछले 4 साल से पढ़ा रहे हैं। तो ये ऑनलाइन पढ़ाने का थोड़ा सा नुकसान है। पहले मैं जानता नहीं था कि भाई और इसका इफेक्ट पड़ेगा, तो वरना शुरुआत में ही चश्मा खरीद के लगा लेता। जब मेरी आंखों में दिक्कत हुई, जलन पड़ने लगी, तब मैंने लिया। तो आदि आदि। छठवें, प्रायोगिक शिक्षा का अभाव है, यानी कि ऑनलाइन में आप लैब में प्रैक्टिकल फील्ड वर्क ये सब संभव नहीं है। यानी कि जहां पर आपको जिस शिक्षा में प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी तो वो नहीं कर पाओगे ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आप केवल एक सैद्धांतिक स्वरूप से विषय को समझ सकते हो, फिर आप उसका प्रयोग स्वयं के स्तर पर करना पड़ेगा। यहाँ पर ये अभाव होता है कि प्रायोगिक शिक्षा का अभाव रहता है ऑनलाइन में, ये ध्यान रखना। परीक्षा की विश्वसनीयता, ऑनलाइन परीक्षा में नकल रोकना कठिन है कि आप भाई ऑनलाइन परीक्षा में वहां चैट जीपीटी का उपयोग करते हो, आप उत्तर तुरंत तुरंत खोजते जा रहे हो, तो ये भी समस्या है। ये समझ पा रहे हो। अब देखो, अब संरचना आसमान का। राष्ट्रीय स्तर पर 63% स्कूलों में कंप्यूटर या इंटरनेट है, यानी बाकी में नहीं है। तो ये समस्या है कि बाकी नहीं पढ़ पा रहे। मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में 0.9% स्कूलों में डिजिटल लाइब्रेरी है और 11.6% में स्मार्ट क्लास उपलब्ध है, जबकि दिल्ली जैसे राज्यों में डिजिटल पहुंच लगभग सर्वत्र है। तो राज्यों के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर है, यानी ग्रामीण शहरी के आधार पर भी यहाँ अंतर है, और ST SC OBC और जनरल के आधार पर भी अंतर देख रहे हो आप लोग। तो इस तरीके से इसमें काफी अभी इंटरनेट का ना होना, संसाधनों का ना होने के कारण इसमें कई सारी समस्याएं भी। तो हम ये ऑनलाइन के बारे में देख लिया। अब ऑफलाइन और ऑनलाइन की दोनों की हम तुलना कर लेते हैं कि देखिए, ऑनलाइन शिक्षा वर्चुअल और इंटरनेट आधारित है, जबकि ऑफलाइन शिक्षा आमने सामने होती है। ऑनलाइन शिक्षा की अच्छा ये है कि कहीं भी पढ़ो, कभी भी पढ़ो, पढ़ाई संभव है। और लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ निश्चित समय और स्थान पर ही निर्भर करती है ऑफलाइन शिक्षा। अपेक्षाकृत कम डेटा डिवाइस है ना, यहाँ अधिक फीस, भवन का खर्चा, यानी खर्चा अधिक किसमें है, तो ऑफलाइन में है। ऑनलाइन में कब ई बुक, वीडियो, डिजिटल टूल्स की आवश्यकता है, संसाधनों की। और फिर यहाँ पर पुस्तकालय चाहिए, लैब चाहिए, खेलकूद चाहिए, सांस्कृतिक गतिविधि के लिए भवन चाहिए, आदि आदि। यहाँ पर कम यानी कि फीस यहाँ पर थोड़ा सा कम है, यहाँ पर फीस अधिक है। व्यक्तिगत अनुशासन पर निर्भर करता है। ऑनलाइन शिक्षा में व्यक्तिगत अनुशासन पर निर्भर करता है कि आप पढ़ेंगे अथवा नहीं पढ़ेंगे, जबकि संस्थागत अनुशासन पर अनिवार्य होता है। कहां पर, यानी कि ऑनलाइन में व्यक्तिगत अनुशासन आवश्यक है और वहां पर संस्थागत अनुशासन अनिवार्य होता है। कहां पर, ऑफलाइन में। यहाँ पर सीमित है, यहाँ पर पर्याप्त, यानी कि यहाँ पर आप सीमित इस दृष्टि से वो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपको जो ऑनलाइन है उसमें एक मतलब सीमा है। किस चीज की सीमा की बात कर रहा है, चलिए इसको छोड़िए, समझ मुझे भी नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैंने वो लिखा नहीं। ग्रामीण गरीब छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है, क्या है, तो ग्रामीण गरीब छात्रों के लिए चुनौतीपूर्ण है क्या, ऑनलाइन शिक्षा, क्योंकि ऑनलाइन वो कहां से लेने ही नहीं है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल की कमी भी है, तो ऑफलाइन भी दिक्कत है। हालांकि ऑफलाइन उनके लिए फिर भी डिवाइड ना होते हुए ठीक है। सरकार की योजनाओं प्रकाश, अब क्या है, देखो सबसे बड़ा तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 समग्र और बहुआयामी शिक्षा पर जोर देती है। तो ये सबसे बड़ी और पहली योजना है किसकी, सरकार की, एजुकेशन के लिए। दूसरा, ऑनलाइन एजुकेशन के लिए यदि हम बात करें तो स्वयं पोर्टल है जिसमें निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है। तो निःशुल्क आप ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ सकती हैं। ये स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा, ये सभी पोर्टल जस्ट आगे वाले लेक्चर में पढ़ाने वाले हैं। तो निःशुल्क ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध है, आप यहाँ पर जाकर के ऑनलाइन स्वयं पढ़ लीजिए। दीक्षा पोर्टल शिक्षक और छात्रों के लिए डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराता है। तो यहां से आप डिजिटल सामग्री ले सकते हैं, शिक्षक भी ले सकते हैं, छात्र भी ले सकते हैं। आपसे पूछा भी जाता है दीक्षा पोर्टल पर क्या होता है, तो शिक्षक और छात्रों के लिए सामग्री मिलता है। पीएम ई विद्या, इसमें एक राष्ट्र एक डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात है कि सभी के लिए पीएम ई विद्या है। नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी 2023 वर्चुअल उच्च शिक्षा के अवसर हैं। यहाँ पर नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी में वर्चुअल उच्च शिक्षा, आप ऑनलाइन उच्च शिक्षा ले सकते हैं। जैसे ये है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल है ना सशक्त अभियान, यानी अब तक इसमें
47.8 मिलियन ग्रामीण नागरिक डिजिटल रूप से साक्षर हो चुके हैं, ये कह रहा है, आदि आदि। हालांकि ये सब ठीक ही है, आलोचना नहीं करूंगा। नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0 2025 से 30 तक है। इसमें 2.7 लाख गांव में ऑप्टिकल फाइबर बिछा दिया गया है जोड़ने के लिए डिजिटल रूप से। 90% संस्थान स्कूल, पीएचसी, पंचायत ब्रॉडबैंड से जुड़े हैं। डाउनलोड स्पीड 100 MBPS तक है यहाँ पर। तो ये सब चीजें चलाया जा रहा है। अब पूछे क्या जाते हैं क्वेश्चन से यूजीसी नेट में, वो देखो क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। पूछा गया हाल के वर्ष में इनमें से क्या है, तो मूक्स का पूर्ण नाम क्या है, क्योंकि अभी स्वयं संप्रभा मूक्स हालांकि पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर यह है कि मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, सभी के लिए है। तो देखो यहाँ मीडियम गलत है, मल्टीपल गलत है, मैनेज गलत है, मैसिव है यहाँ पर। मूक्स में पहला मैसिव है, दूसरा ओपन है, ठीक है, और तीसरा ऑनलाइन है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस, तो यहाँ ये भी हटा दो, क्लासेस, कंटेंट, कोर्सेस। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस मूक्स का फुल फॉर्म है। स्वयं प्लेटफॉर्म किससे संबंधित, स्वास्थ्य से, डिजिटल शिक्षा से, या कृषि से, या पर्यावरण शिक्षा से। तो आप क्या कहोगे, ये डिजिटल शिक्षा से संबंधित है। ये पूछे गए क्वेश्चन से यूजीसी में, ठीक है। ब्लेंडेड लर्निंग का अर्थ है ऑनलाइन ऑफलाइन शिक्षा का मिश्रण होना, कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को आप कर सकते हैं। यानी कि स्कूल में पढ़ाइए, वही लेक्चर अपलोड आपका ऑनलाइन हो जाएगा, तो ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो ये है, ठीक है। आईसीटी का पूर्ण रूप क्या है, क्या कहते, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये आईसीटी का है। इस तरीके से कुछ कुछ बने हैं। अब डिस्कस, भारत में शिक्षा का भविष्य डिजिटल और पारंपरिक दोनों के संतुलन पर आधारित होगा। यानी हमें दोनों पर ध्यान देना चाहिए और दोनों की जो चुनौतियां हैं उन्हें कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए। ऑनलाइन शिक्षा में बेसिक, लचीला और सुलभ बनाया है। ऑफलाइन शिक्षा ने मानवीय जुड़ाव और व्यवहारिक अनुभव में अद्वितीय लाभ दिया है और अभी भी दे रहा है। अर्थात सरकारी योजनाओं दोनों को जोड़ करके समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है, और यही करना चाहिए। आपका भी निष्कर्ष यही होना चाहिए कि दोनों को हमें बढ़ावा देना है, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आगे क्या है, स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। अभी तक हम लोगों ने ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में पढ़ा। तो हम शुरुआत में फिर से चलते हैं। अगले लेक्चर में हम हालांकि ये पढ़ेंगे स्वयं प्रभा और मूक्स के बारे में। तो लेकिन अभी हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, अभी हम लोगों ने पढ़ लिया ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति पढ़ लिया। अब हम लोगों को स्वयं पढ़ना है, स्वयं प्रभा पढ़ना है और मूक्स पढ़ना है। इन तीनों के बारे में पढ़ना है। तो अगले लेक्चर में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आप लोग बताइएगा ये क्लास कैसी लगी आपको और क्या आपको समझ में आई है। और आप इसी तरीके से पढ़ते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, और आपका धीरे धीरे कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आगे जो ये स्वयं प्रभा और मूक्स से ऑनलाइन पद्धति से संबंधित है, जो सरकार चला रही है, इनके माध्यम से आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। तो अगली क्लास में इनको समझेंगे कि कैसे आप अभी भी इनका लाभ ले सकते हैं, स्वयं प्रभा और मूक्स का, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। ओके मित्रों, सब धन्यवाद।